Good morning, students. Myself, Anita Malhotra, welcome you all to online classes of class 7 science. So today's our chapter is regarding the heat and the temperature. This is the part 2 of our chapter. Up till now we have studied about what is heat, accurate measurement of heat. We have also done lab activities. Then we studied about what is the temperature, unit of temperature, relation between degree Celsius and Fahrenheit. Okay. Then our next topic was thermometers. We studied about clinical thermometer, laboratory thermometer, and digital thermometer. We learned about precautions to be taken while reading clinical thermometer, as well as the laboratory thermometer, how to take the measurement. Okay. So now our topic is about effects of heat. How can you raise the temperature of heat can raise the temperature of a substance. When you heat some water in a vessel, you can feel its temperature is raised. It means if you transfer heat in a substance, its temperature is increased. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बर्तन में पानी को लेके पानी को अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है. हीट देते हैं पानी को तो वो गर्म हो जाता है. गर्म क्यों हुआ? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया. ठीक है. तो अगर हम किसी भी चीज में अगर इफ वी ट्रांसफर हीट, हम उसको हीट देते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो. आप पहले तो ये देखो कि ना स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या है. स्टेट ऑफ सब्सटेंस होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो क्या है कि हीट के कारण जो है किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है वो भी चेंज हो सकता है. इफ यू हीट आइस क्यूब्स यू विल सी द आइस क्यूब्स मेल्टिंग. आइस इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. On heating, it converts into liquid state. On the other hand, if you boil water, it converts into steam, which is a gaseous state of water. Thus, heat can change the state of a substance. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आइस. आइस मतलब बर्फ. जब हम बर्फ को हीट देते हैं तो क्या होता है कि वो है ना लिक्विड में चेंज हो जाती है. ठीक है. और जब हम लिक्विड को मतलब कि पानी में चेंज हो जाती है. जब हम पानी को और टेम्परेचर देते हैं और हीट देते हैं हम उसको, तो फिर क्या होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है. ठीक है. तो इससे ये साबित होता है कि हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. अब हम आते हैं हीट कॉजेस एक्सपांशन. एक्सपांशन मींस इंक्रीज इन एरिया. Many solids, liquid and gases have show expansion on heating. अच्छा, अब क्या है एक्सपांशन का मतलब होता है कि उनका एरिया बढ़ जाना. ठीक है. वो फैल जाती हैं चीजें. ठीक है. तो बहुत सारी सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, जब उनको हम ना हीट देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो चीजें फैलने लगती हैं. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि सॉलिड्स के अंदर एक्सपांशन का क्या होता है, उसमें होता है कि नहीं होता. तो solids like metals expand on heating. You must have seen the gap left between rail tracks. Since the tracks are made of iron, so due to the heat of summer and heat generated by friction between train and tracks, iron starts expanding. If no gap is left between two consecutive rails, the track will bend. This bending of track is responsible for train accidents. So the gap are left between two consecutive rails to prevent the bending of tracks. अब क्या है कि हमको सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड में एक्सपांशन के बारे में समझना है. तो उसके लिए हम सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है कि रेलवे की लाइन वगैरह आपने देखी है जिस पर ट्रेन निकलती है. तो रेलवे की लाइंस जो होती हैं उसमें क्या करते हैं कि उनके जो लाइंस होती है ना, एक लाइन होती है, दो लाइन होती है, उनको जोड़ जोड़ के लगाया जाता है. बड़ी इतनी बड़ी एक लाइन तो लगा नहीं सकते. तो क्या करते हैं माने उसमें लाइंस के जब जॉइंट जहाँ पे लाइंस के आते हैं ना, उस जगह पे क्या करते हैं दो लाइंस के बीच में थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी जाती है. ठीक है. वो जगह क्यों छोड़ दी जाती है? वो जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब बहुत अधिक हीट पड़ती है तो उससे क्या होता है कि ना जो रेन लाइंस है ना उनका सरफेस जो है वो थोड़ा बढ़ता है. ठीक है. सरफेस बढ़ने के कारण अगर उसके बीच में गैप नहीं होगा तो वो है ना ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाएगा, समथिंग उसका चेंज हो जाएगा. तो उससे क्या होता है उस जगह पे अगर ट्रेन चलेगी तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है. ठीक है. और अगर हम गैप छोड़ेंगे तो वो एक्सपांशन के कारण, रेल लाइंस के फैलने के कारण वो गैप जो है थोड़ा बंद हो जाएगा. तो उस पे से तो इजीली ट्रेन वगैरह चली जाएगी. तो इस प्रकार से एक्सपांशन ऑफ इन सॉलिड को हम समझ सकते हैं कि उसमें भी एक्सपांशन होता है. ठीक है.
अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपांशन इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के अंदर भी क्या फैला होता है, क्या कोई तरल पदार्थ लिक्विड होते हैं उनको हम हीट देते हैं तो क्या वो भी फैलती हैं क्या? अच्छा, तो लिक्विड्स आल्सो एक्सपांड ऑन हीटिंग। द मर्करी इन द थर्मामीटर एक्सपांड्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट बॉडी। अब इसको समझने के लिए सबसे जो है ना एक है ना रोजमर्रा में काम में लेने वाला जो हमारा एक एग्जाम्पल है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है कि हम मरकरी उसमें होता है, ठीक है। अब मरकरी जो होता है ना वो उसमें जो हमें ना किसी कोई बीमार होता है उसको थर्मामीटर वगैरह हम लगाते हैं तो मरकरी का लेवल जो हल्का सा भी अगर उसमें किसी को बुखार हुआ या हीट उसमें थोड़ी सी बढ़ती है तो वो क्या होता है, मरकरी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एकदम उसके ऊपर असर आता है। इससे वो असर क्यों आया, वो हीट के कारण आया, ठीक है। और मरकरी लिक्विड है तो उसमें एक्सपांशन हुआ, एकदम से हमको उसकी रीडिंग बढ़ जाती है ना अगर किसी को फीवर वगैरह होता है कुछ तो इस प्रकार से थर्मोमीटर जो होते हैं उनमें जो मरकरी होती है उससे ये साबित होता है, हम प्रूव करते हैं कि लिक्विड्स भी जो हैं वो फैलती हैं, ठीक है। उनका मर्क्यूरी लेवल जो एकदम से चेंज हो जाता है, अगर बुखार ज्यादा होता है तो कम होता है तो एकदम से कम हो जाता है, थोड़ी सी हीट भी अगर उसमें देंगे तो उसमें एकदम से चेंज जो है वो दिखाई देता है, ठीक। अब हम आते हैं एक्सपांशन इन गैसेस। गैसेस आल्सो एक्सपांड ऑन हीटिंग। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब क्या गैस के अंदर भी एक्सपांशन होता है, क्या गैस भी फैलती है अगर उसको हम हीट बढ़ा देते हैं तो उसको समझने के लिए हम एक जो है एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपांशन इन गैसेस, हम ये देखेंगे कि है ना गैसेस में एक्सपेंशन जो है वो कैसे होता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ बलून, हॉट वाटर इन अ वेसल एंड एन एम्प्टी बॉटल। हमें क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, एक तो बैलून चाहिए, बैलून मतलब गुब्बारा, गर्म पानी और एक बर्तन चाहिए और एक खाली बोतल चाहिए, ठीक है। द बलून ऑन tie the balloon on the mouth of bottle, keep the bottle in hot water and leave it for some time. You will observe that the balloon starts expanding. This happens because the air present inside the empty bottle expands on heating and raises above and fills inside the balloon. अब इसके अंदर क्या हुआ है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो खाली बोतल है उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक बैलून को बांध देना है, ठीक है। बांध दिया, फिर खाली बोतल को हमको उसी समय उठा के गर्म पानी के अंदर रख देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि गर्म पानी के कारण जो बोतल के अंदर खाली है तो उसके अंदर हवा तो एटलीस्ट है ना, तो वो हवा जो है वो हीट होने लग जाती है, गर्म थोड़ी बहुत होने लग जाती है, और जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उठती है तो वो बलून में जाके धीरे धीरे जाने लगती है, तो है ना बलून जो है वो धीरे धीरे वो फूलने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि गैस जो है जब उसको हीट मिलती है तो वो क्या होती है, एक्सपांशन होती है, वो फैलती है और वो ऊपर की तरफ जो है वो जाने लगती है, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो है ये प्रूव हो गया, ओके, कि गैसेस भी हीट से फैलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट flows from a hotter object to a colder object. It means a body at higher temperature transfers its heat into the body at lower temperature. अब क्या है कि हमेशा हीट जो है ना वो फ्लो होती है, वो कैसे फ्लो होती है, वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ जाती है, ठीक है। मतलब कि जहां जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट जाती है, फ्लो करती है। Therefore, transfer of heat takes place only if there is a temperature difference between two objects. The transfer of heat stops when temperature of both bodies becomes equal. In this state, the bodies are said to be in the state of thermal equilibrium. अब क्या है कि है ना हीट का ट्रांसफर जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से लेके हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा होता है, ठीक है। और इस प्रकार से ना इसलिए दो अगर हीट के ट्रांसफर होने के लिए एक चीज कोल्ड होनी चाहिए, दूसरी थोड़ी हॉट होनी चाहिए, तभी ये जो ट्रांसफर का काम जो है ये होगा, ठीक है। जब पूरी की पूरी गर्म चीज है एक ठंडी चीज है, जब दोनों का टाइम एक समय ऐसा आएगा जब गर्म वाली जो है वो ठंडी की तरफ जा रहा है, हीट फ्लो कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल एक हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, हीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो वो क्या, वो 3 तरीके से होती है। कौन कौन से प्रोसेस से होती है, पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं कंडक्शन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
कंडक्शन, कंडक्शन क्या है? इन कंडक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू colder object takes place by direct molecular contact. The mode of heat transfer is seen in solids like matter. अब क्या है, कंडक्शन जो होता है ना वो ज्यादातर सॉलिड मेटल्स में होता है। सॉलिड मतलब ठोस मेटल होते हैं ना, उनके अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि हॉट जो हॉटर ऑब्जेक्ट है उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट की कोल्डर पार्ट की तरफ जो है ये हीट ट्रांसफर होती है। और किसके कारण होती है? उस चीज के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके कारण होती है, मॉलिक्यूल के कांटेक्ट के कारण होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम कंडक्शन को समझने के लिए ये एक एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी है? हमारा एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हमें कंडक्शन को समझना है। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ स्टैंड विद क्लैंप, यू कैन यूज पेयर ऑफ ब्रेक्स, अ मेटल रूलर, वैक्स, बोर्ड पेन्स एंड स्प्रिट लैम्प। हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए? हमें इसके लिए एक स्टैंड विद क्लैंप चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, उसको या तो आप ईंटों की सहायता से स्टैंड बना के खड़ा कर सकते हैं। अब मेटल रूलर चाहिए, एक मेटल की रूलर चाहिए जिसपे की नंबरिंग वगैरह जो लगी हुई होती है। वैक्स चाहिए, मोम चाहिए, बोर्ड पिंस, पिंस होती है ना बोर्ड की पिंस, वो चाहिए, एंड स्पिरिट लैम्प, और एक लैंप चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर, फिक्स द बोर्ड पिंस विद वैक्स ऑन द स्केल इंच अपार्ट। अब क्या है कि वो जो है ना बोर्ड पिन है ना, वो उनको वैक्स मोम की सहायता से एक इंच की दूरी पे जो है लगाना है। ठीक है, फिक्स द रूलर ऑन द स्टैंड एंड प्लेस इट बिटवीन द ब्रेक्स। अब एक रूलर को क्या करना है, हमने फिक्स द उसको स्टैंड पे लगाना है, और उसको ईंटों की सहायता से, स्टैंड की सहायता से जो है वो उसको खड़ा कर देना। ठीक है, ये अपनी जो है ना बोर्ड पेंस जो है वो वैक्स की सहायता से स्केल पे एक इंच की दूरी पे आप लगा देना। ठीक है, अब क्या है, स्टार्ट हीटिंग इट्स अनदर हैंड, उसके दूसरे हैंड को जो है वो गर्म करना शुरू करो। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, देखो ये स्प्रिट लैंप है, तो यहाँ पे जो है ये जिसमें ये लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे वैक्स की सहायता से क्या है कि ना ये बोर्ड पिंस जो है वो हमने अटैच करी हुई है। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट बोर्ड पिन स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन फ्रॉम द फ्री एंड। तो हम क्या देखेंगे, ये वाला फ्री एंड है। ठीक है, इस फ्री एंड से क्या है कि एक एक करके जो है पिन जो है वो नीचे गिरती जा रही है। ठीक है, तो जब हम उसको हीट देते हैं, एक्सप्लेनेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द पिन नियरेस्ट टू द फ्लेम ड्रॉप्स फर्स्ट, then the next, and at last the pin furthest from the flame drops. Here the end of ruler near the flame heats first. This it gradually travels to the other end by the process of conduction. अब ये है, इसमें देखो ये जो हमने स्प्रिट लैंप जब लगाया हुआ है ना, लैंप से जो इसका जो मेटल का जो हिस्सा है ना वो पहले गर्म जो हो रहा है ना, तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है लैंप जल रहा है, तो इसका ये वाला हिस्सा है ना वो पहले गर्म होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर है ना हीट है ना ये हिस्सा गर्म हो के आगे आगे गर्माई जाती जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली पिन हमारी लगी हुई है, वैक्स लगा हुआ है, वो पहला वैक्स जो है यहाँ से गर्म हो जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ लैंप। ठीक है, लैंप से गर्म करा। अब पहली पिन हमने यहाँ लगाई थी, तो पहली पिन का जो वैक्स लगा ना वो गर्म हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगी। फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है ना यहाँ मॉलिक्यूल्स है ना इसके अंदर मेटल के अंदर, ये आगे गर्म होते हुए चल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आगे। तो नेक्स्ट आगे वाली जो वैक्स लगी हुई जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इस चीज में जो है धीरे धीरे से ना धीरे धीरे ना इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है मेटल का इसमें आगे बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाती है, और उससे क्या होता है धीरे धीरे वैक्स की जो कीले हैं, वैक्स के संग लगी हुई जो पिन है वो नीचे गिरती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंडक्शन के कारण हुई, क्योंकि मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो ही उनके अंदर हीट जा रही थी, वो हीट से गर्म होते गए, तो उनके पास वाला हो जाता था उससे गर्म, उससे का पास वाला। तो इस प्रकार से पूरा मेटल के अंदर जो धीरे धीरे हीट जो है ना वो आगे बढ़ती गई, और जो भी वैक्स के वो जो संग में आते गए उनके कॉन्टेक्ट में वो नीचे गिरते गए, नीचे गिरते गए। जो पास में था, जो लैंप के सबसे पास वाला वैक्स था, उसकी की जो है सबसे पहले नीचे गिरी। ठीक है, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, क्योंकि धीरे धीरे वो जो है पूरा गर्म होता गया था। ठीक है, अब हम आते हैं कंडक्शन एंड इंसुलेटर्स। Having learned about conduction, you may ask whether all the substance conduct it. To have an answer to this question, you must know about conductors and insulators. अब क्या है कि हमने ना अब कंडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया,
अब मुझे ये बताओ कि क्या सभी के अंदर कंडक्शन होता है? सभी चीजें जो होती है उनमें से ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो सकती है क्या? तो इसको जानने के लिए हमें दो चीजों को पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, अब metals which allow heat to pass through them are called conductors. Metals such as iron, copper, silver and aluminum are good conductors of heat. अब क्या है, वह मेटल जिनके अंदर से ना हीट जो है वो इजीली एक पास हो सकती है, जो उसको हीट को पास होने देते हैं, उनको कहते हैं हम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं हम, गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, माने कि ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने देते हैं। On the other hand, materials which do not allow heat to pass through them are called insulators. इसके दूसरी तरफ यानी कि दूसरा पहलू है कि वह मटेरियल्स जो कि है ना अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि रबर, वुड, प्लास्टिक आर इंसुलेटर। जैसे कि रबर, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। ग्लास इज आल्सो कंसिडर्ड एज इंसुलेटर as it allows very little heat to pass through it. Insulators are also called bad conductors. ग्लास जो है ना उसको भी एक प्रकार का इंसुलेटर माना जाता है, क्योंकि वो क्या बहुत ही ना के बराबर हीट को अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, और इन सब चीजों को हम तो कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है, बैड कंडक्टर। ठीक है, मतलब कि बैड कंडक्टर, ओके, मतलब कि वो कंडक्ट नहीं करते। वी यूज बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन अवर एवरीडे लाइफ। हम दोनों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों को जो है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो है काम में लेते हैं। ठीक है, वी यूज इंसुलेटर्स लाइक ब्रिक एंड मड व्हेन वी बिल्ड हाउसेस। हम लोग इंसुलेटर, ईंटें जो होती है ना वो इंसुलेटर होती है। ठीक है, वो और मिट्टी वगैरह को हम काम में लेते हैं जब हम लोग अपना घर वगैरह बनाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स एंड देयर अलॉयज so that heat from flame is conducted to the food inside efficiently. Some utensils even have copper base and it is a better conductor than steel or aluminium. The handles of most utensils are made of wood or plastics, which are the bad conductors of heat. अब क्या है कि खाना पकाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, मेटल से बने होते हैं या मेटल के अलॉयज के बने हुए होते हैं। अलॉयज का मतलब होता है कि उसमें 2-3 अलग प्रकार के जो है मेटल्स जो हैं उनको मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, स्टील भी एक प्रकार का अलॉय है। ठीक है, और इनको मेटल्स का इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि इनके अंदर जो है हीट पास हो सकती है और इससे जो खाने में हीट जाएगी तो हमारा खाना जो है जल्दी पक जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो बर्तन होते हैं ना उनका बेस नीचे का हिस्सा जो होता है ना उसमें भी क्या करते हैं कि ना कॉपर का बेस कॉपर की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उसमें खाना वगैरह जो है और भी जल्दी बन जाता है। ठीक है, अच्छा, some utensils even have copper base as it is a better conductor than steel or aluminum. कॉपर का बेस उसका इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि वो स्टील और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, द हैंडल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स आर मेड अप। अब क्या है कि उनके जो है ना चलो हमने बर्तन में यूटेंसिल्स वगैरह तो हमने बना दिए किसके, मेटल वगैरह के, वो गुड कंडक्टर, उनमें से हीट बहुत अच्छी जा सकती है। ठीक है, अब हमने अगर बर्तन को रखा, चाय बनाई या फिर है ना हमने कुकर जो है, कुकर को हमने ना गैस पे रखा, उसमें हमने खाना वाना बनाया करा। ठीक है, अब वो इतना गर्म हो गया, अब हमको उसको नीचे उतारना है तो हम उसका हैंडल पकड़ेंगे तो उसका तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा। परंतु वो लोग क्या करते हैं, हैंडल जो उसका होता है ना उसके ऊपर वो लोग क्या कर सकते, वो हैंडल किस चीज के बना देते हैं, प्लास्टिक के बना देते हैं। किसके बना देते हैं, प्लास्टिक के बना देते हैं। क्यों इसलिए बना देते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसलिए कुकर तो गर्म है मगर उसका हैंडल जो है वो गर्म नहीं है, हम उसको इजीली पकड़ के जो है नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, और वुड लकड़ी भी जो होती है ना वो भी बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, अच्छा, अब we wear woolen clothes in winter and feel warm because air is trapped between the wool fiber. As air is a bad conductor of heat, the body heat does not flow to the cold surroundings, so will feel warm. अब क्या है कि सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्म कपड़े, वूल क्या होता है कि हमारे अंदर की शरीर की जो हमारे अंदर के जो इसमें अंदर जो है ना फाइबर्स के अंदर
जो हवा अंदर की तरफ जो हवा वगैरह जो होती है ना, वो क्या होती है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो बैड कंडक्टर हीट होती है, तो वो हमारे शरीर की जो गर्मी होती है ना, उसको है ना बाहर नहीं जाने देती। क्या, उसको हम जब ऊन के कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी को हमारे इसमें कपड़ों के बीच में और है ना हमारे शरीर के बीच में जो हवा होती है वो बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और इसके कारण ना हमें थोड़ा हमारे शरीर की जो है वो गर्माई बनी रहती है, ठीक है। अब हम आते हैं कन्वेक्शन के ऊपर। अब कन्वेक्शन क्या है, when water is a bad conductor of heat, but if water in a beaker is put on a burner, the entire water heats up. Here heat is transferred by convection. अब क्या है कि हमने अभी ये देखा था कि ना पानी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, परंतु जब पानी को हम किसी बर्तन के अंदर भरते हैं और उसको जब है ना किसी फ्लेम के ऊपर बर्नर के ऊपर रखते हैं तो पूरा पानी जो है वो हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब है ना कैसे गया, यहाँ पर हीट जो है वो पानी के अंदर कैसे गई, तो यहाँ पे वो हीट जो गई वो कन्वेक्शन के कारण गई है, ठीक है। When we heat water in a beaker, water near the bottom of beaker gets heated first. This hot water becomes lighter than cold water and rises up, and its place is occupied by the cold water from the side of beaker. This process goes on until the entire water of the beaker becomes hot and attain an uniform temperature. Such a mode of heat transfer is called convection. Convection takes place in fluids, that is, the matters which can flow. Liquids and gases are collectively called fluids. अब क्या है कि जब हमने पानी को गर्म करा था तो पानी कैसे गर्म हुआ, देखो हमने नीचे बर्नर रखा था, उसके ऊपर हमने पानी बर्तन में पानी रखा था, तो अब क्या हुआ कि ना पानी जो था, पानी के जो मॉलिक्यूल्स नीचे वाले थे जो बर्तन के सन में नीचे थे लगे होते हैं, नीचे की तरफ थे, तो वो पहले हीट से वो पहले गर्म हुए, तो गर्म होने के कारण वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो थे वो गर्माई से ना वो हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, तो वो ऊपर जाने लगे। वो ऊपर जब गए तो उसकी जगह पे जो ठंडा वाला पानी था वो इधर नीचे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है प्रोसीजर, और इससे क्या होता है कि पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये जो है प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और ये कन्वेक्शन का काम जो है ये है ना लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होता है, ठीक है। अब हम करते हैं एक लैब एक्टिविटी, ठीक है। टू शो कन्वेक्शन अकर्स इन वाटर, हम ये देखते हैं एम टू शो कन्वेक्शन जो है वो पानी के अंदर होता है। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या चीजें सामान चाहिए, एक तो बीकर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, ट्राईपैड चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, प्रोसीजर, gently place a large crystal of potassium permanganate in the half filled beaker. एक बीकर लो, उसके अंदर क्या करो कि ना टुकड़ा, एक टुकड़ा जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, उसको उसमें डाल दो। अब क्या है, कीप द बीकर ऑन द ट्राइपॉड एंड हीट इट स्लोली। अब उसको क्या करा है कि ना उसको हीट करो, ठीक है। कीप द gently place a large crystal of potassium permanganate in a half filled beaker. एक बीकर लो, बीकर के अंदर आधा पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया और नीचे से जो है हमने बर्नर जला दिया। अब बर्नर जलाने पे क्या होता है मैं आपको पहले एक बार समझा देती हूँ। बर्नर जलाने पे क्या होगा, वो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा जो है ना उसके अंदर से ना वो है ना थोड़ा है ना ब्लूइश कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा करके ना ऊपर की तरफ उठने लगता है। क्या होता है, कलर ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी कि नीचे जो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा था उसका कलर जो था वो आप देखोगे फैलता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और जो है ना कलरलेस था पानी था वो नीचे तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से जो होता है वो धीरे धीरे ना उसमें हीट जो है पानी ऊपर उठती हुई हमें दिखता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है ना जो हमें ऊपर की तरफ दिखता है वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे ना जाके वो पूरा का पूरा ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। गर्म ऊपर उठता है, ठंडा वाला हिस्सा नीचे आता है और इस प्रकार से क्या होता है वो पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है। It reaches when you observe that the colored water rises up from the place where the heat is supplied, it reaches the top and spreads out. Then it comes down along the side, shifting that water towards the middle.
These show that convection takes place in water. ठीक है, तो ये जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है हमको, ऊपर से जाता है, ऊपर जाकर फैलता है, ऊपर की तरफ जो ठंडा वाला होता है वो नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता है। इस प्रकार से जो है पानी के अंदर वो कन्वेक्शन को हम समझ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इन हाउसेज ventilators are located near the ceilings of the room. Because hot air rises up to these ventilators, it moves out of the room. अब हमारे घरों में जो वेंटिलेशन, जो रोशनदान होते हैं वो ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? वो ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारे कमरे के अंदर पे जो भी गर्म हवा वगैरह जो होती है, हम सांस लेते हैं या और भी जो भी अपन खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो वो वेंटिलेशन वगैरह से जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए वेंटिलेटर्स वगैरह जो है वो सीलिंग के ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं। एयर कंडीशनर्स आर फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ room because cold air from air conditioners being heavier moves downwards, whereas the hot air at the lower level moves upwards and gets cooled and comes down once again. This way convection current set in the room and keeps the room cool. अब एयर कंडीशनर क्या है? एयर कंडीशनर को भी है ना क्या करते हैं कि ना थोड़ी ऊंचाई पे लगाते हैं। ऊंचाई पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि एयर कंडीशनर से ठंडी हवा निकलती है। ठंडी हवा जो निकलती है ना वो भारी होती है, तो वो भारी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ की जो है ना गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, वो ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है वापस से, और फिर वो नीचे आती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है कन्वेक्शन के कारण जो है हमारा पूरा रूम जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब रूम हीटर। अच्छा, अब रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर ऑफ द रूम बिकॉज द एयर हीटेड बाय रूम हीटर goes up and cooler air from the higher level comes down and gets heated to rise again. This was convection currents are in this way convection currents are set in the room. अब क्या है कि रूम हीटर जो होता है ना, रूम हीटर को नीचे लगाया जाता है, जमीन के पास में या उसके पास की जगह पे ही उसको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हीटर जो है वो गर्म हवा देता है। गर्म हवा हमें हमें गर्म हवा जब रूम में आती है तो वो रूम को गर्म करती है, और फिर ना नीचे से गर्म हवा जो है वो उठ के ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है, वो फिर नीचे आती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है और रूम हीटर के कारण जो है हमारा रूम जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये एक और न्यू टॉपिक है इसमें, वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को भी समझना जो है वो जरूरी है। इसमें क्या होता है? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर द नेचुरल फिनोमेना व्हिच अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है ये एक है ना फिनोमेना है जो कि कन्वेक्शन करंट्स के हवा के कन्वेक्शन करंट के कारण ही होता है। अब इसमें क्या होता है? इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप मोर देन द वाटर ऑफ द सी। As a result, air above the land becomes hotter and rises upwards to take its place. The cooler air from the sea moves towards the land. Thus, the cool breeze is set up towards the land from the sea, which is called as sea breeze. ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, सी ब्रीज क्या है और लैंड ब्रीज क्या है। ठीक है, कोस्टल एरियाज माने कि वह जगह जो है ना नदी समुद्र के पास में होती है, वहां पे क्या क्या होता है कि ना पृथ्वी है और है ना सी है। ठीक है, तब जो सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी तो बराबर पड़ती है दोनों के ऊपर। ठीक है, अब जो लैंड वाला एरिया जो होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी वाला जो एरिया है वो है ना धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब लैंड जो है वो गर्म होती है तो इसके आसपास की जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है। तो गर्म होने के कारण यहाँ की हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। क्या होती है? लैंड वाली हवा ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, ऊपर उठती है, और ये जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो यहाँ की हवा ठंडी है, तो यहाँ का जो गर्म हवा है वो गर्म हवा ऊपर उठ के और है ना सी की तरफ जाती है, और सी की जो ठंडी हवा है वो धीरे धीरे जो वो लैंड की तरफ आती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब का प्रोसीजर जब होता है कि जब लैंड से गर्म हवा सी की तरफ जाती है और सी से जो ठंडी हवा जो है वो लैंड की तरफ आती है, तो इस प्रकार से रोटेशन चलता है, तो उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, और अब इसके बाद में इसका उल्टा, आफ्टर सनसेट, रात को शाम को सूरज डूबने के बाद में क्या होता है कि जो जमीन है ना ये तो जल्दी ठंडी हो जाती है, परंतु क्या होता है कि ना ये समुद्र जो है या फिर सी कोस्टल एरिया नदी वाला जो हिस्सा है
ये जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। ये तो ठंडी हो गई, ये ठंडी नहीं हो गई। अब क्या है कि ये गर्म है, समुद्र वाला हिस्सा गर्म है, तो यहाँ से गर्मी जो है गर्म हवा ऊपर उठेगी और जमीन पे से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह पे आने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये दूसरी तरह से रोटेशन चलना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो चलती है। ठीक, अब हम आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है रेडिएशन। इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट इन कंडक्शन। In conduction and convection, medium is required to transfer the heat. In conduction, solid metals serve as medium, while in convection, fluids, that is liquid and gases are medium. अब क्या है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर तो मीडियम की जरूरत पड़ती है हीट के ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड मेटल्स के अंदर होता है। ठीक है, और उसमें सॉलिड मेटल जो है वो एक मीडियम की तरह काम करता है। और कन्वेक्शन के अंदर जो होता है वो फ्लूइड और गैसेस जो होती है वो मीडियम का काम करती है हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। बट हाउ डू वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन? हाउएवर देयर इज नो मीडियम बिटवीन द सन एंड अर्थ, इट्स जस्ट वैक्यूम। परंतु हमको सूरज से रोशनी कैसे मिलती है, जबकि सूरज और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, वो तो वैक्यूम है। तो वहां से कैसे आती है? वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। हमें जो सन से रोशनी मिलती है वो मिलती है, हीट मिलती है, वो रेडिएशन के कारण मिलती है। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड है जिसके अंदर की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। When we sit in front of a room heater, we get heat from this process. Similarly, when we keep our hands close to electric iron, we can feel the heat coming from it. This heat is also transmitted through radiation. In fact, all the hot bodies transmit heat of radiation. In radiation, heat is transferred much faster than that of by conduction and convection. अब क्या है कि जब हमें ना धूप में हम जाते हैं, बाहर धूप में थोड़ी देर हम खड़े रहते हैं, तो हमको जो हीट मिलती है, हम हमारा बॉडी जो गर्म होने लगती है, वो किसके कारण होती है? रेडिएशन के कारण होती है। ठीक है, और जब है ना प्रेस है, आयरन होती है ना, प्रेस हम करते हैं, मम्मी कपड़े प्रेस करती है, उसको है ना प्रेस है, उसको हम खड़ा रखा, उसके थोड़ी दूर ऐसे हम हाथ रखेंगे ना, थोड़ी हमें गर्मी से फील होती है। उसको टच मत कर देना, नहीं तो मजा आ जाएगा बहुत तेज। आई बात समझ में? तो फिर क्या है कि है ना उसको थोड़ा दूर रखना। तो हम देखेंगे तो इसकी जो हीट है ना, गरम गरम प्रेस की जो हीट है वो हमारे है ना हाथ पे फील होती है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है इनफैक्ट असलियत में तो है ना सभी जो गर्म चीजें होती हैं वो रेडिएशन को जो है एमिट करती हैं। ठीक है, इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसफर मच फास्टर। रेडिएशन के अंदर क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन जैसे भी ज्यादा तेज जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। The heat transferred by radiation is called radiant heat or radiant energy. रेडिएशन के कारण जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं रेडिएंट हीट या रेडिएंट एनर्जी। When this radiant energy falls on a body, a part of it is absorbed by the body. The absorbed radiant energy increases the temperature of that body. This phenomena can be experienced when we are in the sun. The radiation from the sun is absorbed by our body, raising the body temperature of our body. That is why we feel hot while staying in sun. अब क्या है कि है ना रेडिएंट एनर्जी जो होती है जब वो किसी बॉडी के ऊपर गिरती है तो वो बॉडी क्या करती है, उससे गर्मी को जो है ऑब्जर्व कर लेती है। गर्मी को ऑब्जर्व करने के कारण उस बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमारे है ना जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो हमारा शरीर उस एनर्जी को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसके कारण हमारे शरीर का जो है थोड़ा टेम्परेचर वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और हमें गर्मी लगती है। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। अब क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेडिएशन पे असर डालते हैं? ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। इफ यू स्टैंड नियर द रूम हीटर वी फील मोर हीट देन बीइंग अवे फ्रॉम इट। अब क्या है कि है कितना रेडिएशन से कितनी हीट को ऑब्जर्व करेगी बॉडी। तो अगर मान लीजिए कि कोई रूम हीटर है, ठीक है, ये रूम हीटर है हमारा, अगर मैं रूम हीटर के पास में खड़ी रहूंगी ज्यादा तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी। जब मैं इससे रूम हीटर से दूर जाऊंगी तो मुझे कम गर्मी लगेगी क्योंकि मैं कम ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, तो दूरी भी जो है इसका कारण है।
डार्क कलर्ड बॉडीज ऑब्जर्व एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। अब एक बात और है कि डार्क कलर की जो बॉडीज होती है, डार्क रंग वाली, वो क्या करती हैं कि ना हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करती है, और लाइट कलर वाली जो होती है वो हीट का ऑब्जॉर्प्शन जो है कम करती हैं। अब इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, एक है ना लैब एक्टिविटी हम देखते हैं। हमारा एम क्या है, टू शो दैट डार्क कलर्ड बॉडीज ऑब्जर्व एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जो डार्क कलर की बॉडीज जो हैं, डार्क चीजें जो हैं, वो क्या करती हैं कि ऑब्जर्व बहुत ज्यादा है ना हीट को ऑब्जर्व करती हैं, रेडिएशन को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है और रेडिएट मोर हीट, और ज्यादा हीट को जो है छोड़ती हैं देन लाइट कलर बॉडीज, हल्के कलर की चीजों से। ठीक है, इसके लिए हम मटेरियल्स लेंगे, क्या लेंगे हम, 2 कंटेनर्स लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पेंट लेंगे, वाटर एंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, प्रोसीजर, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन कंटेनर ब्लैक एंड अदर व्हाइट। अब हमने 2 कंटेनर लिए थे, एक कंटेनर का जो है ना बाहर का सरफेस है उसको काला रंग का कर दो, और एक कंटेनर के बाहर का कलर व्हाइट कर दो। For equal amount of water in both the container and cover each one with a lid। अब दोनों को क्या करो, तो उनमें बराबर मात्रा में पानी डाल दो और उसको ढक्कन से बंद कर दो। ठीक है, प्लेस बोथ द कंटेनर इन सनलाइट, दोनों कंटेनरों को धूप की रोशनी में रख दो। After 30 minutes measure the temperature of water in both the container। अब 30 मिनट्स के बाद में आपने क्या करना है, दोनों वाले कंटेनरों में जो है लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर डाल के उनका टेम्परेचर नोट कर लो। तो आप क्या नोट करोगे, क्या आपको उसमें ये पता लग जाएगा कि ना जो डार्क कलर वाला जो था उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था, और लाइट कलर वाले का टेम्परेचर जो कम था, क्योंकि उसने रेडिएशन को ना ब्लैक वाले ने, डार्क वाले ने ज्यादा ऑब्जर्व किया था। ठीक है, एक तो अपनी ये बात साबित हो गई। अब क्या करना है हमने, नाउ कीप द कंटेनर इन शेड फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम। आप क्या करो कि उसको दोनों कंटेनर को उठा के नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए उनको है ना शेड में रख दो। ठीक है, शेड में रख दिया, 30 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, उसके बाद में फिर से इनका लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप इनका जो है टेम्परेचर देखो। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्या फील होगा, आपको क्या पता लगेगा, ऑब्जर्वेशन। When kept in sun, temperature of water in black container is higher than the temperature of water in white container। पहली बार में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर और पानी का जो टेम्परेचर है ब्लैक कंटेनर में वो ज्यादा है व्हाइट कंटेनर से। ठीक है, on the other hand while kept in shade temperature of water in black container is lower। और जब हमने शेड में रखा था तो टेम्परेचर ऑफ व्हाइट कंटेनर जो था, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक कंटेनर, ब्लैक कंटेनर में जो था वो लोअर था देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन व्हाइट कंटेनर। ब्लैक वाले में जो था वो टेम्परेचर कम था व्हाइट की तुलना में। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि डार्क कलर्ड बॉडीज ऑब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। इससे ये सिद्ध होता है कि डार्क कलर बॉडीज जो होते हैं वो ऑब्जर्व करती हैं, ऑब्जर्व और रेडिएट मोर एनर्जी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और रेडिएट भी क्या करती है, ज्यादा करती है हीट देन लाइट कलर्स, हल्के कलरों के मुकाबले में। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द आउटर बेस, अब हम रेडिएशन के कुछ यूज को देखेंगे वो कहाँ कहाँ पे काम में आता है। The outer base of cooking utensils is painted black so that it absorbs more heat। तो है ना कुकिंग के बर्तन जो होते हैं, खाना बनाने के जो बर्तन जो होते हैं उनके है ना बाहरी बेस को, आउटर बेस को क्या करते हैं, ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को जो ऑब्जर्व करे और जल्दी खाना बना दे। द पाइप ऑफ सोलर वाटर हीटर्स एंड outer surfaces of solar cookers are painted black so that they can absorb more heat from the sun। अब सोलर हीटर वगैरह जो होते हैं ना उसमें सूरज की रोशनी को है ना ऑब्जर्व करना होता है, जितनी ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे ना उतना ज्यादा है ना सोलर एनर्जी के कारण हमारा पानी गर्म हो जाएगा, या सोलर कुकर है तो वो जल्दी काम करने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उनके जो पाइप वगैरह जो होते हैं ना सोलर हीटर्स में और कुकर, सोलर कुकर्स में यूज किए जाते हैं, तो उनके पाइप वगैरह को क्या करते हैं वो ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं। क्या, सोलर द पाइप्स सोलर वाटर हीटर्स एंड आउटर सरफेस ऑफ सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक। इस दोनों को काला कलर का कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है उसको हीट को जो है ऑब्जॉर्व कर ले। ठीक है, अच्छा, इन समर लाइट कलर क्लोथ्स
preferred as these clothes absorb less heat and keep us cool. अब गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि हीट का ऑब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है, और क्या होता है कि हमको थोड़ा हम कूल बने रहते हैं। On the other hand, in winter, dark colored clothes are preferred. It is so because dark colored clothes absorb more heat and keep us warm. हेल्प अस कीप वार्म। और इसके उल्टा जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हम डार्क कलर का कपड़े पहनेंगे तो सूरज की रोशनी और आसपास के वातावरण से जो गर्मी को अधिक सोखेगा, और गर्मी जब है ना सोके ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो है वो गर्म बना रहेगा। ठीक है, तो आज अब ये जो है हमारा चैप्टर जो है आज यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू वुड हैव ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। Okay, so have a good day. Take care. Bye.